हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने आपके कुछ पॉइंट्स पढ़ रही थी। हम आपका पढ़ रहे थे, इनका कंपैरिजन पढ़ रहे थे, आपका फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन का। एंड हमने आपकी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और आधा ही हमने पढ़ पाया था। तो आज हम उसका जो हमने नहीं पढ़ पाया था उसका कंप्लीट पार्ट पढ़ेंगे। वी हैव स्टॉप्ड राइट हियर, राइट। यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ा था, हाई प्रेशर तक, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने उस इक्वेशन को ले लिया, ठीक है। I'll be showing you, okay, 1 minute, yes। So हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन क्या थी, हमने फ्रेंडली जो आइसोथर्म थी वो ये थी x/m दैट इज इक्वल्स टू k p के पावर n। नाउ व्हाट वी हैव टू, ये हमने ग्राफ भी पढ़ लिया था, कैसे कैसे ग्राफ आया था, इसका वेरिएशन कैसे हुआ था, ये सब। नाउ व्हाट विल डू लॉग ले लेंगे। व्हाट विल डू, टेकिंग लॉग, ओके। Taking log means log x/m is equals to log kp to the power 1/n। आपको पता है ये प्रोडक्ट में है k और p, तो आपको पता है प्रोडक्ट का log क्या होता है, प्लस हो जाता है बीच में। तो इसको एज इट इज रखोगे, log x/m is equals to log k plus log p to the power 1/n। एंड नाउ अगेन दिस इज p to the power 1/n। ये आपका ऐसे बन जाएगा, log b to the power a is equals to what, और log a to the power b is equals to b log a, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा फाइनली, log x/m is equals to what, log k plus 1/n log p, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, लॉग, ये आपका पूरा लॉगरिथम निकालने के बाद आपकी फाइनल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, ये हो गया। सो अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। टेकिंग लॉग, हमारी सेम इक्वेशन जो हमने आपने निकाली वही है। टेकिंग लॉग, मैंने आपको पूरा लॉग निकाल के बताया कैसा था, आप एक बार देख भी सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो रिकॉर्ड करके नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर नोट डाउन अगर आपको समझ भी नहीं आया तो नोट डाउन कर सकते हो। क्या क्या हमने लॉग का फॉर्मूला लगाया, ये लॉग किस फॉर्म में था, लॉग ए और बी के फॉर्म में था। ये इसको ए मान लिया के को, इसको बी मान लिया पी को। देन अगेन पी जब इस फॉर्म में आ गया तो ये ए है, ये टू दी पावर बी है। जैसे लॉग ए टू द पावर बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है बी लॉग ए होता है ना, तो वही फॉर्मूला लगाया और ये आ गया। बेसिक फॉर्मूला है, सब बहुत बेसिक है, आपको पता होगा, शायद नहीं पता भी होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, यस, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग व्हाट दिस टेकिंग लॉगरिथम। क्या करेंगे, लॉगरिथम इक्वेशन लेंगे, ठीक है। सो log x/m, हमारे लास्ट फाइनल इक्वेशन यही आई थी, राइट। ये फाइनल इक्वेशन आ गई थी, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n। अब क्या होगा, log x/m एंड log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ पर इंटरसेप्ट भी आएगा। इस जो इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी log दैट इज x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। इसको अब हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log x/m, ये वाली टर्म को पहले लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, 1/n log p दैट इज प्लस log k, ठीक है। दिस log k, अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, दिस m इज व्हाट, दिस m इज स्लोप। y एक्सिस पे क्या होगा आपका, log x/m, x एक्सिस पे क्या होगा, log p, ये m क्या होगा आपका, स्लोप, दैट इज 1/n, स्लोप हो जाएगा आपका, m तो स्लोप ही होता है ना, एंड c क्या होगा, log k, जो कि क्या है आपका, इंटरसेप्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। हमको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, दो टर्म के बीच में, ये ग्राफ है, ठीक है। यहां पर आपने ले लिया log x/m, ठीक है, और यहां पर ले लिया log p, क्या ले लिया, log p का ग्राफ ले लिया, और आपने ऑब्जर्व किया कि इसका क्या है, इंटरसेप्ट। ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एंड यहां पर आपका क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो ऐसा बन जाता। स्लोप भी पॉजिटिव है, वैल्यू ये है 1/n, और इंटरसेप्ट क्या है आपकी, इंटरसेप्ट 0 नहीं, इंटरसेप्ट log k है, मतलब यहां पर कोई वैल्यू है, तो यहां से ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटरसेप्ट। अगर ये नेगेटिव होता तो ये ऐसा बन जाता, और इस पूरे को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है,
तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटरसेप्ट, दैट इज व्हाट log k, ये आपकी आ जाएगा। और यहां से अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, स्लोप कैलकुलेट, ये थीटा मान लोगे एंगल, ठीक है, यहां से स्लोप निकाल सकते हो। और स्लोप क्या है, बेसिकली स्लोप आपका tan थीटा तो होता ही है, राइट, वो हमको पता ही है, और स्लोप इस इक्वेशन के हिसाब से 1/n है, ठीक है, ये है 1/n है, देख लो आप क्या है, इसको थीटा अगर मान लिया, क्यू मान लिया, जो भी स्लोप की वैल्यू क्या आई 1/n ही आ गई है। और इस वाले जो पार्ट है उसको क्या माना है, log k माना है, इंटरसेप्ट माना है, और यहाँ पर log x/m लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पर log x/m लिखा है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, log x/m है, और यहाँ पर क्या log p दे रखा है, ठीक है, हमारा जो भी सब सेम है ना। मैं यहाँ पढ़ती हूँ क्या लिखा है, द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म, जो फ्रेंडलिच ने आइसोथर्म दी थी, कैन बी प्लॉटेड बाय प्लॉटिंग द, जो वैलिडिटी थी कि ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म कितना वैलिड है, ये प्रूफ तब हुआ जब हमने इसको, इस इक्वेशन को, जो मेन हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने लॉगरिथम लिया, और जब लॉगरिथम ले लिया उसका भी हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा, तो क्या हुआ, वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म का पता चला। एंड कैन बी वेरीफाइड बाय व्हाट, बाय पुटिंग, ये वेरीफाई हुई जब हमने पुट किया log x/m को log p के रिस्पेक्ट में पुट किया, ठीक है। सो log x/m को हमने y एक्सिस में पुट किया, log p को हमने x एक्सिस में पुट किया, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, इफ इट कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन, अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती तो आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म वैलिड थी, और आपकी ये इक्वेशन एकदम स्ट्रेट लाइन आई, इसका मतलब ये वैलिड थी। सो इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये सोचा था कि अगर ये फर्स्ट तो आपकी जो इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन को लिया, इसका log ले लिया, और इन्होंने सोचा कि ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म तभी वैलिड है जब हम log x/m और log p का वैल्यू को आप एक ग्राफ पुट करोगे, और ग्राफ पुट करोगे, और उस ग्राफ की वैल्यू अगर स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट लाइन अगर वो ग्राफ आता है, तो क्या होगा, आपका फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपका वैलिड है, अदरवाइज फ्रेंडलिच आइसोथर्म इज नॉट वैलिड, ठीक है, यही बोला था। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इफ इट इज कम टू बी ए स्ट्रेट लाइन फ्रेंडलिच आइसोथर्म इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। और क्या है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या बता रहा है, स्लोप द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/n, जो स्लोप 1/n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो भी यहां से स्लोप आएगा वो आपका स्लोप क्या है 1/n, राइट। सो 1/n की वैल्यू, अगर आपको n की वैल्यू भी पता करनी है तो 1/n की वैल्यू, तो आपको स्लोप, अगर यहां से एंगल दे रखा है तो आप 1/n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो व्हाट, द वैल्यू ऑफ स्लोप विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/n, राइट। द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ log k, जो इंटरसेप्ट, जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर आप ये ड्रॉ करोगे, एक ग्राफ में तो ड्रॉ करोगे अच्छे से, आपके पास वैल्यूज आ गई हैं और आप ग्राफ में तो ड्रॉ करोगे, तो जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, जो वैल्यू आएगी, दैट इज व्हाट log k, और वो क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली y एक्सिस पे इसने कहां पर कट किया, ये लाइन ने कहां पे कट किया है, वहां से 0 से वहां तक की व्हाट दैट इज इंटरसेप्ट, हाइट, ठीक है, दैट इज इंटरसेप्ट, ओके। सो आपको क्या पता चल गया, इस बेसिकली स्लोप से आपको 1/n की वैल्यू पता चल जाएगी, इंटरसेप्ट से आपको log k की वैल्यू पता चल जाएगी, ये लिखा हुआ है। नाउ log k, फ्रेंडलिच आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर, जो फ्रेंडलिच ने आइसोथर्म एक्सप्लेन किया था, उसने बताया था जो बिहेवियर हो रहा है, मतलब बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो एड्सॉर्प्शन का जो बिहेवियर है, उसने एक अप्रोक्सीमेट मैनर में बताया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ऐसा होगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट बताया था। सो उसने क्या कहा था, द फैक्टर जो 1/n है कैन हैव द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। आपको एक चीज पता है, n की वैल्यू आपकी बड़ी होगी हमेशा, n की जो वैल्यू है आपकी हमेशा 1 से बड़ी होगी, ये बोला है। और 1/n की जो वैल्यू है वो किस में रहेगी, बिटवीन किसके बीच में, 0 and 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, 0 and 1 के बीच में, किसके बीच में, 0 and 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, ठीक है, 0 and 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ log k, एंड फिर से मैंने वही पढ़ दिया, फ्रेंडलिच आइसोथर्म एक्सप्लेन्स व्हाट, द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, इन व्हाट, इन अप्रोक्सीमेट मैनर, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली ये बताता है, ठीक है, इन अप्रोक्सीमेट मैनर बताता है। द फैक्टर, जो फैक्टर है 1/n, वो क्या है, 1/n कैन हैव द वैल्यू, उसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू या तो वैल्यू बिटवीन 0 and 1 के बीच में होगी, प्रोबेबली उसकी रेंज क्या होगी, 0.1 से लेके 0.5, मतलब जो 1/n की वैल्यू जो भी आएगी वो आपकी 0 से 1 के बीच में रहेगी। इसकी वैल्यू एक्चुअली स्टार्ट होती है 0.1 से और जाती है 0.5 मैक्सिमम तक, ठीक है। इतना आपको जब आप प्रैक्टिकली करोगे लैब में एक्सपेरिमेंट तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, दस इक्वेशन 5.2, मतलब ये जो इक्वेशन है 5.2 आपकी
होल्ड्स गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब जब कोई एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर दिया हुआ है तो ये इक्वेशन बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P है ना, P इज व्हाट, प्रेशर। सो आपको एक चीज पता चल गई, आपको तो एक ग्राफ पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ग्राफ पता चल गया। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो भी पता चल गई, दैट इज व्हाट x/m था आपका, दैट इज k p⁴1/n था। उससे हमने ड्राइव करके ये मेन इक्वेशन भी निकाल दी। इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके हमने ग्राफ भी पढ़ लिया। हमको ये पता है n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 1/n की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। बेसिकली 0.1 से लेके 0.5 के बीच में मैक्सिमम वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, 0.5 के मैक्सिमम वैल्यूज रहती हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन, ये होल्ड्स, इट इज वेरी गुड। एक लिमिटेड रेंज, जब प्रेशर का एक लिमिटेड रेंज तक प्रेशर है तो उसके लिए काफी बेटर है ये इक्वेशन, ठीक है। नाउ इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज आपकी n की वैल्यू अगर 1/, हाँ, एंड नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज ये कंडीशंस आ सकती है एग्जामिनेशन में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से समझना आप अच्छे से। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन 1/n इज इक्वल टू 0, जब 1/n आपका 0 है तो x/m क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। सो एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्या है, इंडिपेंडेंट है प्रेशर का। क्या है, इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो अगर देखो जो 1/n की वैल्यू मैंने बताई ना 0 से 1 के बीच में, आप मान लो अगर 1/n जो है आपका 0 वैल्यू है, ठीक है, 0 वैल्यू है तो आपका प्रेशर क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, द एड्सॉर्प्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एड्सॉर्प्शन मतलब x/m डिपेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप सोच रहे कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो वी हैव इक्वेशन, आपको पता है जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x/m, ये बेसिकली आपका एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन, और k p⁴1/n। अगर आपने बोल दिया 1/n की वैल्यू आपने 0 रख दी, ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करो x/m इज इक्वल्स टू k p 1/n की जगह 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, राइट। एनीथिंग टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 1, तो मतलब 1 हो गया। ये p के पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है, बाई x। तो क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, k पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये k पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो वही लिखा हुआ है आपका, जब 1/m n जो होगा आपका 0 है तो x/m क्या आ गया, x/m k आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इट इज दैट एड्सॉर्प्शन जो हो रहा है सरफेस पे इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड ही नहीं करता प्रेशर पे। अब हम क्या करेंगे, 1/n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां पर देख लो, यहां पर अब ये सेम इक्वेशन है आपका, दैट इज x/m, और ये m है, सॉरी m है, इज इक्वल्स टू दिस इज m, ओके, m x/m इज इक्वल्स टू k p⁴1/n। यहां पर आपने 1/n की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, तो क्या होगा, x/m इज इक्वल्स टू k p, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1, एनीथिंग टू द पावर 1 इज 1 ओनली, सॉरी, एनीथिंग टू द पावर 1 इज दैट नंबर ओनली, ठीक है, दैट थिंग ओनली, तो k p x/m। यहां पर आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, राइट। तो मतलब ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दो तो ये कांस्टेंट हटा दोगे, तो इस केस में आपका x/m जो एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। तो वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी अगर आपको ये नहीं दिख रहा था, आई एम रियली सॉरी, प्रेशर के। तो आपका क्या बोल के रखा है यहाँ पर, ये बोल के रखा है, जब आपका 1/n दे रखा था, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 था, जब 1/n इज इक्वल्स टू 1 था तो x/m क्या था, kp। इसका मतलब क्या है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मैंने समझाया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। यहां पर जो है आपका एड्सॉर्प्शन वेरीज किसके साथ, यहां पर डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली किसके साथ वेरी कर रहा है, प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। आई थिंक ये चीज समझ में आएगी अच्छे से। नाउ व्हाट हैपन, द बोथ कंडीशंस, ये जो बोथ कंडीशन, जो भी हमने दो कंडीशन पढ़ी, ये कंडीशन और ये कंडीशन, आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये दो कंडीशन जो हमने खुद से अभी पढ़ी हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने और देखा कि ये एक्सपेरिमेंटली भी वैलिड है दोनों कंडीशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट करती है कंडीशन, मतलब ऐसा है एक्चुअली, एक्सपेरिमेंटली भी साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा और पता चला, और हाँ, इट इज correct only. So the experimental isotherm are always seems to approach saturation at high pressure. और जब भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता है एक टाइम के बाद क्या होगा, हमने पढ़ा था ना आइसोथर्म, x/m का था, पढ़ा था x/m, और यहाँ पर प्रेशर था। तो क्या हो रहा था, ये टेम्परेचर कांस्टेंट था आपका, ये जाके बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे टेम्परेचर पे ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बढ़ रहा है फिर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो रहा है।
तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज होती है ना, एक्सपेरिमेंटल जो आइसोथर्म, मतलब आइसोथर्म मतलब वो चीज जब दो चीज का प्लॉट के बीच में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हो और आपको जो कर्व मिल रहा है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। सो आइसोथर्म बेसिकली क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा एट हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट, जो चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं वो एक टाइम के बाद पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पे वो एक एक टाइम के बाद पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी हाई प्रेशर दे दो और प्रेशर बढ़ाते जाओ, एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच व्हाट, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब उसके बाद कुछ नहीं होगा और, ठीक है। सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, किस पे, हाई प्रेशर पे। एंड दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, इसी चीज को, ये ड्रॉबैक भी हो सकती है, यही चीज आपके फ्रेंडलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बेसिकली फ्रेंडलिच ने ग्राफ वगैरह सब कुछ दे दिया कि आपका x/m का ग्राफ आपके प्रेशर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये भी बता दिया उन्होंने, पर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो एक्सपेरिमेंटल जो आइसोथर्म है वो एक टाइम के बाद सैचुरेशन अटेन कर लेती है हाई प्रेशर में। और वो मैं बता देती हूँ वो क्यों अटेन कर लेती हैं, क्योंकि जो भी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है टाइम के बाद वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसके बाद क्या कुछ बचेगा ही नहीं एब्जॉर्ब होने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जितना भी प्रेशर बढ़ा दो एब्जॉर्प्शन आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एब्जॉर्प्शन था हो गया, वो अब नहीं और होगा। तो यही चीज इनकी फ्रेंडलिश के आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये इनका ड्रॉबैक था, वही लिखा हुआ है, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रेंडलिश आइसोथर्म। दस ये वाली जो आइसोथर्म है फ्रेंडलिश की आइसोथर्म आपके हाई प्रेशर पे फेल कर जाती है। किस पे फेल कर जाती है, हाई प्रेशर पे फेल कर जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिश आइसोथर्म, इट फेल्स एट हाई प्रेशर। What? It fails at high pressure. It didn't tell about what? It didn't tell about the, किसके बारे में नहीं बताया था, एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म जो सैचुरेशन अटेंड कर लेती है हाई प्रेशर में, ये नहीं बता पाया था, ठीक है। नाउ हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया आपका, अब हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। यहां पर हमने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अब हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन कैसे होता है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। सो एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, इस सॉल्यूशन फेज में भी एड्सॉर्प्शन होता है आपका, ठीक है। सॉलिड्स जो होते हैं कैन एब्जॉर्ब, क्या करते हैं, सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉलिड आपके सॉलिड्स आपके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉल्यूट्स को, जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सो सॉलिड आपके जब सॉलिड्स में ऐड करोगे कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स व्हेन दे आर इन व्हाट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ये पता चला, ये तब पता चला जब हमने एक चीज की, जैसे When a solution of acetic acid, acetic acid आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है ना एसिटिक एसिड। जब इन्होंने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन क्या किया, देखो आप एक बार देख लो, When a solution of acetic acid is in water is shaken well with charcoal। जब एक सॉल्यूशन, एक जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें आपका एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें चारकोल भी डाल दिया, ठीक है, चारकोल का पाउडर डाल दिया, इसको अच्छे से शेक किया, ठीक है। शेक करने के बाद देखा कि जो कंसंट्रेशन इसका, सपोज का कंसंट्रेशन 10 कंसंट्रेशन था, उसके बाद शेक करने के बाद चारकोल में इसका कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का डिक्रीज होके 5 या मान लो 7 कुछ हो गया, डिक्रीज हो गया कंसंट्रेशन। सो क्या बोला कि चारकोल डालने से क्या हुआ, आपका चारकोल इसके कंसंट्रेशन को, जो इसका कंसंट्रेट फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है थोड़ा सा, हेंस इट इज बिकम व्हाट, ये आपका टर्न हो गया लेस कंसंट्रेटेड में। तो ये भी एक तरह का एब्जॉर्प्शन ही हुआ, राइट। मतलब क्या बोला, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जब एक सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, किसके साथ, चारकोल के साथ शेक किया, क्या हुआ, ए पार्ट ऑफ द एसिड एब्जॉर्ब बाय द चारकोल, थोड़ा सा पार्ट एसिड का चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड द कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन में, ठीक है। सिमिलरली क्या किया, द लिटमस सॉल्यूशन, क्या किया, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं तो वैसे लिटमस सॉल्यूशन होता है, व्हेन शेकन वेल विद चारकोल इट बिकम कलरलेस। एक लिटमस सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, तो वो लिटमस सॉल्यूशन में चारकोल डाल के उसको अच्छे से शेक किया तो देखा कि जो उसका कलर था वो डिसअपियर हो गया और वो कलरलेस बन गया। मतलब यहां पर भी जो लिटमस का कलर था वो एड्सॉर्ब हो गया, किस पे, चारकोल की सरफेस पे। मतलब चारकोल क्या है, आपका एड्सॉर्बेंट के जैसा काम कर रहा है, और लिटमस सॉल्यूशन क्या है, आपका एड्सॉर्बेंट, क्योंकि वो आके उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। जिसपे एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग एड्सॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमने एक चीज समझ ली, हमने एक ये वाला एग्जाम्पल भी समझ लिया कि आपका एसिटिक एसिड का, हमने दूसरा आपका ये वाला एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन का भी समझ लिया। नाउ तीसरा क्या है,
अ प्रेसिपिटेट ऑफ MgHO2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स व्हाट, अटेन्स ब्लू कलर when precipitated in presence of magnesium reagent. मैग्नीशियम रिएजेंट एक रिएजेंट है, बहुत बड़ा रिएजेंट, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, एक रिएजेंट है। अब आप आगे चल के पढ़ोगे, जब आप डाई के बारे में पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, तो एक रिएजेंट है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका मैग्नीशियम डिटेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में मैग्नीशियम प्रेजेंट है या नहीं। एक तरह का रिएजेंट है जो बताता है कि कंपाउंड में मैग्नीशियम आपका प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो क्या होता है, द प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट होता है MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या करता है, ब्लू कलर अटेन कर लेता है, ठीक है, अटेन, जब उसको प्रेसिपिटेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट। जब उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट जब करते हैं, तो वो ब्लू कलर ऑब्टेन कर लेता है, अटेन कर लेता है। वो कलर क्यों आता है, वो कलर आता है बिकॉज मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो जाता है किसके सरफेस पे, क्योंकि द कलर इज ड्यू टू व्हाट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, ऑन विच, ऑन व्हाट, मैग्नीशियम इज गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है ना, वो अटेंड, ब्लू कलर क्यों अटेंड करता है, क्योंकि क्योंकि इसको जब प्रेसिपिटेट करते हैं ये प्रोसेस में इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम रिएजेंट। सो ये मैग्नीशियम रिएजेंट क्या करता है, ये अपना, इसका जो कलर है, ये अपना ब्लू कलर इसको देता है। द कलर इज ड्यू टू व्हाट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब इसके प्रेसिपिटेट पे एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लू कलर बन जाता है, दैट्स व्हाई इट अटेन व्हाट, ब्लू कलर। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा है इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये भी तो एब्जॉर्प्शन ही हुआ, राइट। सो ये इससे हमने क्या क्या कंक्लूड किया, हमने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड कर दिए जिसको हम अभी सम अप कर देते हैं। क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज से देयर आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मेड हुए इन केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज से, ठीक है। द फर्स्ट इज व्हाट, जब, हाँ ओके, व्हाट इट इज मीनिंग इज एब्जॉर्प्शन जब सॉल्यूशन फेज में होता है, उसके बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोगों ने निकाले, अब हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट है जो वाटर के सरफेस पे, ठीक है, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन के फेज, सॉल्यूशन अगर आपका एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, यहां पे क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट है, जिस स्पीड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। इस केस में सॉल्यूशन फेज में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्यूशन फेज में, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। यहां पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन जो है बहुत धीरे धीरे होने लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट जो एब्जॉर्प्शन का वो डिक्रीज हो जाता है with what, with increase in temperature, किसके साथ, with increase in temperature, ठीक है। Now the second point is what, second point is the extent of adsorption increases with increase of the surface area। जो extent है adsorption का वो increase करता है, increase in surface area, तो बहुत common सी चीज है। obviously जब surface area ज्यादा होगा तो आपका adsorption भी ज्यादा होगा, हमने पहले ही पढ़ रखा है, right। ये तो बहुत क्लियर पॉइंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, वहां पर हम गैसेस के फेज में पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉलिड पे गैसेस फेज आके एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के फेज में पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में कैसे होता है। तो इस बेसिकली यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट व्हाट इट इज द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज हो रहा है, किस पे आपका एब्जॉर्प्शन होगा एंड कौन आके बैठ रहा है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द नेचर, क्या नेचर है आपका एब्जॉर्बेंट का एंड एब्जॉर्बेंट का, ठीक है। इतनी ही पॉइंट्स आए थे, इतना ज्यादा इसको डिटेल स्टडी कर नहीं पाए साइंटिस्ट, अभी भी इस पे ऑनगोइंग रिसर्च चालू है। सो दैट व्हाट, यहां पर क्या हुआ, the precise mechanism of adsorption from solution is not known। अभी तक भी हमारे पास एक कोई precise mechanism नहीं है कि adsorption solution में कैसे होता है, ये known नहीं है अभी भी, ठीक है। adsorption आपका solid में तो हमको पता है, गैसेस आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कैसे होता है वो सब पता है, बट सॉल्यूशन में कैसे एब्जॉर्ब होता है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। प्रिसाइज मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता है, नॉट नोन। सो हमने क्या सोचा, फ्रेंडलिज इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली, जो फ्रेंडलिज की इक्वेशन को भी हमने इस पे लगा के देखा, तो उसने क्या बताया, द फ्रेंडलिज इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन।
फ्रेंडलिश की आइसोथर्म जो इक्वेशन थी उसने अप्रोक्सीमेटली बताया क्या बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के फेज में कैसा होता है विद ए डिफरेंस इन व्हाट, वहां पर हमने क्या यूज किया था, प्रेशर यूज किया था, यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज करेंगे इन दैट अकाउंट। मतलब जो सॉलिड के केस में जब हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हमने सॉलिड के केस में प्रेशर यूज किया था, क्योंकि क्यों वहां पर क्या हो रहा था, बेसिकली आपकी जो गैसेस फेज में क्या होता है, आपके गैसेस फेज में गैसेस का क्या होता है, आपका गैसेस का आपका प्रेशर होता है, गैसेस के पास प्रेशर होता है, गैसेस आके एब्जॉर्ब हो रही थी, राइट। यहां पर आप सॉल्यूशन फेज में पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, राइट, कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक है। तो वहां पर हम गैस फेज में पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम आपका इसमें कंसंट्रेशन के फेज में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लिक्विड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोल के रखा है, फ्रेंडलिश इक्वेशन जो है अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ व्हाट, एड्सॉर्प्शन। आपका बिहेवियर कैसा है एड्सॉर्प्शन का, फ्रॉम व्हाट, सोल्यूशन, विद व्हाट, विद ओनली डिफरेंस दैट्स, वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, ये जो इक्वेशन है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इक्वेशन, राइट, ये x/m k p 1/c, इस p की जगह पे हम c यूज करेंगे। c स्टैंड्स फॉर व्हाट, c स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन, ठीक है। I will use c. So x/m is equals to k c 1/n, ये हो गया। Where c is what? c is the equilibrium concentration. c क्या है? c है equilibrium concentration. That is when absorption is complete, जब absorption complete हो जाएगा, ठीक है। ये c basically क्या है आपका equilibrium concentration है, that is what? When the absorption is completed, जब absorption पूरा हो चुका है। अब इसका भी सेम log ले लोगे तो क्या होगा, log x/m log k सेम प्लस 1/n log c आ जाएगा, ठीक है, आपका वैसे ही आ जाएगा सेम टू सेम। नाउ व्हाट, हम वही फॉर्मूला से सेम पुट कर देंगे जो मैं आपको समझाया था, ठीक है, ऐसे ही समझाया था ना। ये देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेम log x/m सेम ही है, log k प्लस log 1/n और यहाँ पर log c, इसको c कर दो और इसको c कर दो, सेम जो हमने आपको log लेना सिखाया था। 1 सेकेंड, यहाँ पर ये log लेना तो सिखाया था ना आपको, यहाँ पर c k और p था ना, इसको c कर दो, इस वाली चीज को c कर दो, और यहाँ पर भी c हो जाएगा, यहाँ पर भी c हो जाएगा, देन यहाँ पर भी c हो जाएगा। तो वही तो इक्वेशन आ गई, वही इक्वेशन है, ठीक है। नाउ ये हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ, अब ये इक्वेशन तभी वैलिड होती जब हम इसका log x/m और log c का, सॉरी हाँ, log c का जब ग्राफ प्लॉट करते और ये एक स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। नाउ बाय प्लॉटिंग log x अगेंस्ट log c, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। क्या हुआ, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली which shows the validity of फ्रेंडलिश आइसोथर्म, जिसने बताया कि हाँ यहाँ पर फ्रेंडलिश आइसोथर्म वैलिड है। हमारा सॉल्यूशन फेज में भी आपका फ्रेंडलिश आइसोथर्म वैलिड है, ठीक है। गैस फेज में तो वैलिड है ही, एंड आपका किस पे फेज पे वैलिड है, आपका सॉलिड फेज पे वैलिड है, आपका सॉल्यूशन फेज पे भी वैलिड है, ठीक है। दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशन, इसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, दिस कैन बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय व्हाट, बाय टेकिंग सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। जस्ट इमेजिन आप डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, एंड इक्वल वॉल्यूम सबका सॉल्यूशन का आर एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल। सबकी आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लो ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ले लो, मेरे टेस्ट ट्यूब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ऐसा करके टेस्ट ट्यूब ले लो 4, ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब ले लो, ये 4 टेस्ट ट्यूब, इसको अवॉइड, ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब ले लो। उसमें आप क्या करो, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डाल दो, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डाल दो, एंड उसके बाद इसमें क्या करो, क्या लिखा है यहाँ पर, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड, इसमें वॉल्यूम डालो, एसिटिक एसिड डाल दिया, उसके बाद वाटर डाल दो, ठीक है, वॉल्यूम बनाओ इसका, इतना वॉल्यूम, वाटर भी डाल दिया, इतना वॉल्यूम डाल दिया। उसके बाद इसमें क्या करो, चारकोल डाल दो, चारकोल, क्या करो, चारकोल पाउडर डाल दो उसमें, ठीक है, चारकोल डाल दिया। नाउ चारकोल वैसे हमने गैस के बारे में पढ़ा था ना, गैस क्या लिया था हमने, गैस एक वेसल में ले रखी थी हमारी, ठीक है, गैस को जैसे वेसल में थी और उसमें हमने क्या करते, चारकोल डाल दिया था, चारकोल पे आपके गैस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए थे, राइट। सो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपने क्या किया है, 4 टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें एसिटिक एसिड सोल्यूशन डाल दिया है, उसको एसिटिक एसिड डाला है, उसमें उसको सोल्यूशन बना दिया है, मतलब वाटर ऐड कर दिया है, देन उसमें चारकोल डाल दिया है। फिर क्या हुआ, देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल सोल्यूशन आर एडेड टू इक्वल अमाउंट तक डाल दिया है, सबका अमाउंट क्या बराबर रखा है, ठीक है, बराबर, ओनली कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। देन क्या होगा, द डिफरेंस इन द इनिशियल, ओके, द फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड ईच फ्लास्क आफ्टर एब्जॉर्प्शन। फिर जैसे ही आपने डाल दिया उसमें चारकोल का पाउडर, उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना है, रुकने के बाद आपको देखना है कि पहले एक तो आपने एसिटिक एसिड डिफरेंट कंसंट्रेशन के ले रखे थे, इसमें डाले हैं सबके, इसका भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, C1 मान लो, इसका कंसंट्रेशन C2 हो गया, इसका कंसंट्रेशन C3 हो गया, इसका कंसंट्रेशन C4 हो गया, ठीक है।
सो कंसंट्रेशन डिफरेंट ले रखे थे हमने, अब हमने इसमें वॉल्यूम भी ऐड कर दिया और इसके बाद चारकोल भी डाल दिया, और कुछ टाइम के बाद, लेट इट बी 30 मिनट्स के बाद हमने देखा, या फिर 1 आवर मान लो, 1 आवर के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना चारकोल का, तो इसके कंसंट्रेशन फिर हमने रिकॉर्ड किए। क्या किए? C1, C2, C4 कंसंट्रेशन रिकॉर्ड किए। और जो ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन, ये जो फाइनल हुआ ना, ये लास्ट में आया, इसलिए फाइनल कंसंट्रेशन जो आया, और ये जो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन है C1 जो आपकी इनिशियल, और ये आपका, इसको डैश मान लो, इसको डैश डैश C1 डैश आपका फाइनल कंसंट्रेशन। तो क्या करना है, द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ x। क्या x का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? x का वैल्यू आपको मिलेगा फाइनल कंसंट्रेशन, जैसे C डैश माइनस व्हाट C1, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x। सो यूजिंग द अबव इक्वेशन वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड। और m की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा, मास कितना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो मास मतलब कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, वही तो मास हुआ। तो उसके वजह से आप जो भी ग्राफ बनाओगे उससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपकी वैल्यू स्ट्रेट लाइन शो ग्राफ दे रही है, मतलब आपकी वैल्यूज आ रही हैं और आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब ये आपका फ्रेंडलिच आइसोथर्म वैलिड है। इस तरह से हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन की, वेदर वो फॉलो करेगा आपका या नहीं करेगा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एप्लीकेशन पढ़ाएंगे और डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे कैटलिस्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।